गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विस्तार से इस पे विश्लेषण करेंगे हर खबर का, हर जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है उस पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो एजुकॉन आप जैसे कि नाम से ही विदित है, तो उद्घाटन किया होगा रमेश पोखरियाल जी ने। बिल्कुल, रमेश पोखरियाल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? एजुकेशन के। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम बाद में बदल करके क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो कार्यभार है वो रमेश पोखरियाल जी क्या कर रहे हैं? संभाल रहे हैं। यानी हमारे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर आप बोल सकते हो, रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है। तो इनके पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का चार्ज है। तो ये पूर्व में किस नाम से जाना जाती थी मिनिस्ट्री? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन वर्तमान के अंदर MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम से जानी जाती है। अब ये क्या किया गया? इन्होंने एजुकॉन 2020 एक अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन है, उनका उद्घाटन किया है। और वहाँ पे चीफ गेस्ट जो आए हुए थे हमारे, इसमें भी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे कि चीफ गेस्ट जो थे वो UGC, अगर आपने नाम सुना होगा, आप कभी कॉलेज लेवल तक पढ़े हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सभी जो यूनिवर्सिटी हैं उनको क्या देती है? लाइसेंस देती है, UGC। तो UGC के चेयरमैन, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि UGC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, तो ये UGC के वर्तमान क्या हैं? चेयरमैन हैं। तो ये वहाँ पे क्या थे? चीफ गेस्ट थे इस मौके पर। तो ये अपने आप में भारत का पहला ऐसा क्या है? कॉन्फ्रेंस हुआ है, एजुकॉन 2020 अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, जो कि पहली बार क्या हुआ है? वर्चुअली हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर पहली बार हुआ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर का राज्य मंत्री जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो संजय शामोराव धोत्रे हैं। संजय शामोराव धोत्रे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में किस कुंड के विकास के लिए 37.8 करोड़ रुपए क्या किए हैं? आवंटित किए हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो कुंड, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि परशुराम कुंड है, उसका नाम 37.8 करोड़ रुपए जो हैं उसको आवंटित कर दिए गए हैं। किस लिए किए गए हैं? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है परशुराम कुंड। परशुराम कुंड आपको बता देता हूँ दोस्तों, लोहित नदी पर बना हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित नदी काफ़ी सैक्रेड मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। और हजारों श्रद्धालु जो हैं, करोड़ों श्रद्धालु जो हैं हर साल जो है वहाँ पर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी में स्नान करने के लिए। और वहीं लोहित नदी के आसपास ही क्या बना हुआ है? परशुराम कुंड बना हुआ है। और वहाँ पर जो है उसके दर्शन करने के लिए क्या जाते हैं? बहुत सारे जाते हैं जो श्रद्धालु जाते हैं। और उसी के विकास के लिए, यानी वहाँ पे जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट और ज़्यादा करने के लिए, उसके विकास के लिए क्या राशि जो है आवंटित की गई है? 37.8 करोड़ रुपए की। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है परशुराम कुंड, उसके विकास के लिए जो है राशि दी गई है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी काफ़ी बार पूछी जाती है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी आप ले सकते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न भारत और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत की तरफ से जो रणनीतिक जो एक सम्मेलन हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? तो भारत की तरफ से किया है दोस्तों अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी कौन हैं?
हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि अजीत डोभाल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे देश के, काफ़ी इन्होंने काम किया है इंडिया के अंदर। धारा 370 वाले में भी इनका मुख्य रोल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे अजीत डोभाल जी। और उधर से अगर फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस के भी डेलीगेशन रहे हैं, वो एमेनुअल बोनी रहे हैं। एमेनुअल बोनी, ये आपको याद रखना है, इंग्लिश नेम है। वो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसके क्या हैं, वो एडवाइज़र है। फ्रांस के बारे में आपको पता है कि उसकी राजधानी पेरिस है, करेंसी वहाँ की क्या है, यूरो है। यूरो करेंसी वहाँ पे चलती है। प्रेसिडेंट एमेनुअल जीन माइकल फेडरिक मैक्रॉन, काफ़ी बड़ा नाम है, तो वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है अजीत डोभाल जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत में चल रहे कोविड-19 राहत कार्य के लिए 2113 करोड़ रुपए का लोन जो है देने का वादा किया है। तो ऐसा वादा किया दोस्तों जापान ने। जापान के बारे में आपको पता ही है। और कोविड-19 क्राइसिस रिस्पॉन्स सपोर्ट लोन फॉर सोशल प्रोटेक्शन, इस नाम से इन्होंने लोन जो है जारी किया है। भारत के 2113 करोड़ रुपए बनते हैं। 30 बिलियन जैपनीज येन बनते हैं, क्योंकि येन वहाँ की क्या है, करेंसी है। जापान की राजधानी जिसकी क्या है, टोक्यो राजधानी है, ये करेंसी है येन वहाँ की। तो उन्होंने क्या किया है, अपने भारत के अंदर जितने भी सोशल वर्क चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, स्पेशली कोविड-19 के दौरान जिसकी भी नौकरी चली गई है, छोटे तबके के जो लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा के जो काम करके क्या करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, उनके हाउस होल्ड जो हैं सीवियरली इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, महामारी के दौरान। तो ऐसे लोगों को क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, सहायता कर रही है। और इसी सहायता के लिए ही ये पैसा जापान ने देना है। तो इसमें इतनी सी बात है दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पे जापान की राजधानी जरूर याद रखनी है, टोक्यो, और साथ में करेंसी है येन, और इसके साथ आपको जापान के पीएम भी याद रखने हैं, क्योंकि विदेशों के मेन देशों के पीएम भी आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। योशिहिदे सुगा, तो ये नाम है उनका, योशिहिदे सुगा। ये वहाँ के क्या हैं, पीएम हैं जापान के, योशिहिदे सुगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, WTO द्वारा भारत की 7वीं ट्रेड रिव्यू पॉलिसी रिपोर्ट में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। अब ये ट्रेड रिव्यू पॉलिसी क्या है दोस्तों, ये WTO जो हमारा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ट्रेड होते हैं सब इसकी देखरेख में होते हैं, इसके नियमों के आधार पर ही होते हैं। अगर कोई मसला हो जाता है तो वो WTO ही क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसको सॉल्व करता है। और WTO ने अब तक इंडिया की 7वीं बार अब क्या किया, ट्रेड रिव्यू पॉलिसी की। इससे पहले छठी जो रिव्यू पॉलिसी थी वो 2015 में आई थी, 2015 में 6th आई थी। अब जा करके 2015 से लेकर के 2020 में ये 5 साल की इन्होंने रिपोर्ट जारी की है इंडिया के बारे में। WTO ने इन्होंने कहा है कि भारत की जो विकास दर है स्ट्रॉन्ग रहने वाली है 7.4%, तो 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये बात WTO ने कही है, तो ये आपको याद रखनी है। WTO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैटिक जीके एक तरह का। WTO, इसके मेंबर जो वर्तमान में हैं 164 देश हैं WTO, और WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है इसका मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपके लिए क्या जानकारी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी को कोलंबिया, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको याद रखना है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस कंपनी को कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में 100% की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद यह भारत की दूसरे नंबर की, तो ये आपको याद रखना है कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हेल्थ केयर चेन जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरे नंबर की, तो ये बन जाएगी, कौन बन जाएगी, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, MHEPL। इस नाम से काफ़ी इनके जो हैं हॉस्पिटल जो हैं
काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं। तो अभी ये दूसरे नंबर की भारत की बन जाएगी इस एक्विजिशन के बाद में। किसका एक्विजिशन किया है, किसको खरीदा है? कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को खरीदा है किसने? मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने। तो अब ये दूसरे नंबर की भारत की हेल्थ केयर जो है चेन बन जाएगी। पहले नंबर की कौन सी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल आपने ध्यान दिया होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल की चेन जो है वो भारत की सबसे बड़ी अब तक की क्या है, हेल्थ केयर चेन है। अब दूसरे नंबर की ये हो जाएगी मणिपाल वाली। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो अनुमति देती है दोस्तों, कोई भी कंपनी भारत के अंदर किसी दूसरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदती है या बेचती है, इसकी अनुमति देता है सीसीआई के बारे में हम पहले भी जो है चर्चा कर चुके हैं। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान चेयरमैन जो हैं अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, अशोक कुमार गुप्ता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। एक तो भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हेल्थ केयर चेन मणिपाल वाली हो गई, फर्स्ट नंबर की अपोलो हो गई, और सीसीआई के बारे में आपको बता दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल का अनावरण जो है चेन्नई पोर्ट पर किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों सागर अन्वेषिका। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सागर अन्वेषिका इसका पूरा नाम है। तो कोस्टल रिसर्च व्हीकल, इससे पहले भी जो है कोस्टल रिसर्च व्हीकल हमारे पास हैं। ये क्या करते हैं, तटीय क्षेत्र में क्या करते हैं, जो अंडर वाटर जो मैपिंग करते हैं, अंडर वाटर यानी समुद्र के नीचे गहराइयों में जा कर के खोजबीन करते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं। तो ऐसे व्हीकल जो हैं, ऐसे शिप जो हैं इंडिया के पास ऑलरेडी 6 हैं। अब ये 7वीं हो जाएगी। तो 6 ऑलरेडी क्या हैं, कोस्टल रिसर्च व्हीकल हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब टोटल हो गए इंडिया के पास 7। तो इसके बाद जो 7वां तो आपको बता ही दिया, सागर अन्वेषिका है। इससे पहले जो थे सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मनुषा और सागर तारा। तो ये आपको नाम भी पूछ सकता है। तो ये 6 पहले थे और 7वां आपको बता दिया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है जिसके अंडर में ये आते हैं। और हाल ही में सागर अन्वेषिका नाम से एक नया कोस्टल रिसर्च व्हीकल जो है वो क्या कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। ये नीचे जा कर के अंडर वाटर जो है रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे शिप बनाए गए हैं, ऐसे जो है व्हीकल बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। अभी चेन्नई में क्या किया गया, इसका अनावरण किया जो नया है। तो ये क्या कर सकते हैं, अंडर वाटर 6 किलोमीटर नीचे जा कर के, वहाँ तक जा कर के क्या कर सकते हैं, 16 घंटे लगातार वहाँ पर क्या रह सकते हैं। मान लो इनके पास इतनी कैपेसिटी होती कि अंडर वाटर ये 16 घंटे तक जा कर के रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन कौन से मंत्रालय हैं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये आपको हमारे को कमेंट में बताना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि अमेरिकन पत्रकार और पुलितजीर पुरस्कार से सम्मानित पुलितजीर है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। पुलितजीर पुरस्कार से सम्मानित इस व्यक्ति का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र के अंदर क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो व्यक्ति तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, नील सियान इनका पूरा नाम है, नील सियान। तो नील सियान जी की क्या हो गई है, निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में। खास बात यह है कि इनको पुलितजीर पुरस्कार मिला हुआ है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं दोस्तों जिन्होंने इंडियन जो यूएस आर्मी के अंदर भी काम किया है। बाद में ये जो है जर्नलिस्ट बने, पहले भी ये जर्नलिस्ट थे आर्मी के अंदर रहते हुए भी। तो काफ़ी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, और जो मेन बुक जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था पुलितजीर पुरस्कार, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वो जो पुलितजीर पुरस्कार वाली जो बुक है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ब्राइट शाइनिंग लाई। ब्राइट शाइनिंग लाई, ये नाम से बुक के लिए इनको क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान कोई नहीं देता, लेकिन घूम फिर के ये क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पे आप हाथ खड़े कर देते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता नहीं है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके किस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो सीएम थे गुजरात के, अभी नरेंद्र मोदी, पहले अब तो नरेंद्र मोदी हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। किसका तोड़ा था? माधव सिंह सोलंकी। यानी नरेंद्र मोदी से पहले सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो अपने गुजरात के सीएम रहे थे वो माधव सिंह सोलंकी ही रहे थे। राज्यसभा के मेंबर रहे थे 1988 से 1994 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही 1927 के अंदर गुजरात के अंदर ही इनका जन्म हुआ था, माधव सिंह सोलंकी। तो काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो 94 वर्ष की उम्र के अंदर इनका निधन हो गया। आपको इनमें 2-3 बातें याद रखनी है कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी से पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज़्यादा राज करने वाले गुजरात के सीएम जो हैं माधव सिंह सोलंकी, उनका निधन हुआ। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी तक रिकॉर्ड तोड़ जो जीत हासिल की थी, 182 सीटें थी वहाँ पे गुजरात में, उसमें से 149 सीटों पर इन्होंने क्या जीत दिलवाई थी गुजरात के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए और अभी तक का ये फुल रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ने क्या किया है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे। राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। इन्होंने मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन इको नाम से क्या कही है, पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पुस्तक लिखी है दोस्तों एक आर्मी ऑफिसर ने लिखी है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौसम हिमालय सिंह। रिटायर्ड हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल कौसम हिमालय सिंह। इन्होंने मणिपुर के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। वहाँ पर जो भी बैटल हुए हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, वहाँ की ब्यूटी क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, उस पर जो है काफ़ी चर्चा की है। और शौर्य गाथाएँ इसके अंदर हैं और LOC पर भी इसमें चर्चा की गई है। तो काफ़ी अच्छी बुक जो इन्होंने लिखी है, तो ये आपको याद रखना है। और रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल कौसम हिमालय सिंह, ये पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिगेडियर रैंक तक जो पहुँचे हैं वहाँ पे मणिपुर में। तो ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है। तो काफ़ी सेवा मेडल इनको मिले हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी इनसे नवाजा गया है, इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में 9 जनवरी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये आपसे पूछा गया। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ है 16वां हुआ है अब तक, इससे पहले 15 हो चुके हैं। तो हर 2 साल के अंदर दोस्तों एक बार आता है, ये आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2021 को अब मनाया गया है और वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब 16वां संस्करण इसका मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है कि विदेशों में जो हमारे NRI बंदे रहते हैं, हमारे इंडियंस रहते हैं, उनका योगदान क्या है इंडिया के अंदर, क्या उन्होंने जो यहाँ पे पैसा भेजा है या कैसे भी यहाँ पे क्या विकास किया है, क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो 16वें संस्करण की जो थीम थी, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत के अंदर योगदान, ये इसकी थीम है इस साल की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इसमें क्या है, उस मौके पर क्या मौजूद रहे, कौन है? डॉक्टर S जयशंकर, ये आपको याद रहना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बाहरी मामलों के जो मंत्रालय है वो है डॉक्टर S जयशंकर के पास। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी आपको याद रखना चाहिए। राज्य मंत्री जो हैं बाहरी मामलों के राज्य मंत्री जो हैं V मुरलीधरन है, V मुरलीधरन। तो ये भी आपको याद रखना है। हमारे विदेश मंत्री आप कह सकते हो एक्सटर्नल अफेयर जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वो है S जयशंकर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे आज के जो बन रहे थे।
तो इस पर हमने चर्चा कर ली है। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।